बहू 4 लोगों का काम ही कितना होता है। 3 बच्चों की परवरिश हमने अकेले ही की थी। हमारी मदद के लिए कोई नहीं आया था। गर्भावस्था के आखिरी समय तक पूरा काम किया। लिफ्ट तो थी नहीं, पीने का पानी 3 मंजिला चढ़ाकर लाते थे। मैं बीमार होती थी तब भी जैसे तैसे उठकर सारे काम करती थी। तुमने तो एक दिन के बुखार में ही सुकुमार बनकर बिस्तर पकड़ लिया। कविता जी ने अपनी बहू को ताने देते हुए कहा। देविका की सास कविता जी ने अपनी गृहस्थी अकेले अपने दम पर चलाई थी। 3 बच्चों, 2 बेटियों और 1 बेटे की परवरिश में उन्हें किसी का सहयोग नहीं मिला था। ससुराल गांव में था। पति कमल जी की नौकरी की वजह से कविता जी को भी उनके साथ शहर आना पड़ा। तीनों बच्चों के जन्म के समय 15 दिन उनकी मां ने उन्हें संभाला। कविता जी के मोहफट स्वभाव के कारण उनकी सास ने उनसे पल्ला झाड़ लिया था। बच्चों के जन्म से लेकर शादी तक सब उन्होंने अकेले ही संभाला। इस बात का उन्हें घमंड हो चला था। पिछले साल उनके बेटे नितिन की शादी हुई और देविका उनके घर बहू बनकर आई। दूसरे घर से आई लड़की को ससुराल में सेट होने के लिए सास की हेल्प और मीठे व्यवहार की जरूरत थी, लेकिन इसके विपरीत कविता जी सिर्फ यही राग अलापती। मेरी मदद को कोई नहीं आया, हमने सब अकेले ही संभाला था। अब तुम अपना देखो, हमसे किसी बात की कोई उम्मीद मत रखो। देविका मन ही मन सोचती, आप तो अकेली रहती थी, मैं तो सास के साथ रहकर भी अकेली हूँ। क्या साथ रहने पर एक दूसरे का सहारा नहीं बनना चाहिए? संपन्न ससुराल होने के बावजूद भी बस बर्तन के लिए कामवाली लगा रखी थी। बाकी सारे काम, खाना बनाना, सास ससुर की फरमाइशों को पूरा करने का जिम्मा देविका पर ही था। कुछ समय बाद ही देविका ने मां बनने की सूचना दी। देविका ने झाड़ू पोछा और कपड़े धोने के लिए भी कामवाली लगाने की बात कही। 4 लोगों का काम ही कितना होता है। मेरा बेटा दिन रात मेहनत करके कमाए और तुम फिजूल खर्ची करो। कविता जी ने बहू को 2 टूक जवाब सुना दिया। डॉक्टर के हिदायत देने पर 7 महीने बाद कामवाली रखी गई। पहली संतान ससुराल में ही होती है, इसलिए डिलीवरी के लिए अपनी माँ को बुला लेना। मुझसे तो इतना काम नहीं होगा, कविता जी ने कहा। आदर से 2 दिन के लिए भी कभी मेरी माँ को बुलाया नहीं। अब जरूरत के समय इन्हें मेरी माँ याद आ रही है, देविका मन ही मन बुदबुदाई। नियत समय पर डिलीवरी हो गई। देविका ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। देविका की मम्मी घर का काम देखती और कविता जी हॉस्पिटल में रहती। हॉस्पिटल से आने के बाद कविता जी सारा दिन अपने कमरे में घुसी रहती। वो दिन भर देविका की मम्मी को कोई ना कोई काम बताती रहती। 1 मिनट भी उन्हें आराम से बैठने नहीं देती। जापे वाली का खाना अलग, बाकी सबका खाना अलग। रात को बच्चा रोए तो उसे भी देविका की मम्मी ही संभालती। कविता जी तो झांकने भी नहीं आती, जबकि दोनों समधन एक ही उम्र की थी। कभी कभी तो कविता जी रूखे शब्दों में बोल देती, आपने अभी तक यह काम नहीं किया, वह काम नहीं किया। जैसे देविका की मम्मी कोई काम वाली हो। देविका को अपनी मम्मी की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसने अपनी मम्मी को 15 दिन में वापस भेज दिया। कविता जी ने जैसे तैसे 1 हफ्ता खाने पीने का काम संभाला। बहू के लिए लौकी और तुरई की सब्जी वो 2 दिन की एक साथ फ्रिज में बनाकर रख देती। डिलीवरी को 21 दिन भी पूरे नहीं हुए। कविता जी ने देविका से कहा, तुम्हारे 21 दिन पूरे हो गए हैं, आज से तुम काम शुरू कर देना और अब काम वाली की भी कोई जरूरत नहीं है। झाड़ू पोछा कपड़े करोगी तो शरीर ठीक रहेगा। देखो कैसे बैठे बैठे बेडौल हो गई हो। देविका ने धीरे धीरे काम शुरू कर दिया। शरीर से ज्यादा उसका मन कमजोर पड़ गया था। जिस सास को उसने माँ जैसा सम्मान दिया, उसने उसके साथ परायों जैसा व्यवहार किया। जब कभी देविका सास को बच्चा संभालने के लिए कहती तो कविता जी फिर कहती, मैंने भी बच्चों के साथ काम किया था, अब तुम भी सीखो।
एक दिन देविका के बेटे को तेज बुखार था। वो गोद से नीचे उतर ही नहीं रहा था। स्थिति देखते हुए भी कविता जी मंदिर सत्संग में चली गई। शाम को 8 बजे जब कविता जी घर आई तो बहू देविका ने खाने में सिर्फ खिचड़ी ही बनाई थी। ये क्या बहू, तुमने सिर्फ खिचड़ी ही बनाई है? तुम्हें पता है ना, तुम्हारे ससुर जी खिचड़ी पसंद नहीं करते। तुम्हारा तो एक ही बच्चे में ये हाल है। मैंने तो 3 बच्चों के साथ सब अकेले किया था। आज देविका के सब्र का बांध टूट गया और वो बोली, मम्मी जी आप अपने सास ससुर के साथ नहीं रहती थी, इसमें मेरा क्या दोष है? उस समय आपको सिर्फ अपने पति और बच्चों को देखना पड़ता था। मुझे तो पति बच्चे के साथ सास ससुर की सेवा भी करनी पड़ती है। अपने होकर भी एक दूसरे का सहारा ना बने तो ऐसा अपने कहलाने का क्या फायदा? देविका का इतना बोलना था और घर में विश्व युद्ध जैसी स्थिति बन गई। कविता जी के कहने पर उनके पति ने बेटे बहू को घर से निकाल दिया। अब देविका और नितिन ने घर के पास ही अपनी अलग गृहस्थी बसा ली। सास ससुर के साथ देविका के संबंध औपचारिक बनकर रह गए। जल्दी ही उसे दूसरी संतान की खुशी प्राप्त हुई। इस बार उसने सास को मदद के लिए नहीं पुकारा। 3 महीने के लिए खाना बनाने के लिए कुक रख ली। इधर कविता जी ने भी फुल टाइम मेड रख ली थी। उन्होंने कभी अपने पोते पोती को भी 2 दिन के लिए अपने पास नहीं बुलाया। कुछ सालों में उनके पति का देहांत हो गया। अब वह अकेली रह गई। जब वह शरीर से पूरी तरह लाचार हो गई तो उनका बेटा नितिन उन्हें घर ले आया। देविका की उम्र भी 45 साल के पार हो चुकी थी। उसके बेटा बेटी अपनी दुनिया में मस्त थे। देविका कविता जी के खाने पीने का बराबर ध्यान रखती थी। उसके दिल में अपनी सास के लिए सम्मान और अपनापन नहीं था। 2 घड़ी के लिए कविता जी के पास वक्त बिताने के लिए कोई नहीं था। कविता जी का किया उनके सामने आया। आज वो पश्चाताप के आंसू बहाने के लिए मजबूर थी। बहुएं सास ससुर को अपने साथ नहीं रखना चाहती। और मम्मी क्या हो रहा है? पल्लवी ने अपनी मम्मी का फोन पर हालचाल लेते हुए पूछा। ठीक हूँ बेटा, सुनैना जी ने धीमे से कहा। मम्मी आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? या फिर थक गई है? तबीयत तो ठीक ही है, सुनैना जी ने फिर से धीमे से कहा। और मम्मी भाभी क्या कर रही है? पल्लवी ने बात को बदलने के हिसाब से मुस्कुराते हुए कुछ ही महीनों पहले ब्याह कर आई भाभी के बारे में सुनैना जी से पूछा। बाजार गई है, उन्होंने ठंडे शब्दों में कहा। अकेले या किसी के साथ? अकेले नहीं, तुम्हारे भैया के साथ, उन्होंने फिर दुखी मन से जवाब दिया। भैया के साथ बाजार गई है तो इसमें इतना उदास होकर बताने की क्या जरूरत है? आप बहुत थकी थकी लग रही है, जरूर कोई बात तो है। पल्लवी को सुनैना जी की ये उदासी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। पल्लवी बेटा, अब क्या ही बताऊं तुम्हें, सचमुच घोर कलयुग ही आ गया है। तुम्हें पता है तुम्हारी भाभी अपनी रसोई अलग बनाने की तैयारी कर रही है। अभी 4 दिन हुए हैं ब्याह कर आए और अभी से ये हाल है। पता नहीं क्या हो गया है आजकल की बहुओं को, वो सास ससुर को साथ रखना ही नहीं चाहती। आजकल की बहुओं को सास ससुर को 2 रोटी देना बहुत भारी लगता है। 4 दिन में ही आफत सी आने लगती है। बस इसलिए तुम्हारे भैया के साथ घर का सामान लेने गई है, सुनैना जी ने बहुत ही मायूस होकर कहा। लेकिन मम्मी, भाभी ऐसा कैसे कर सकती है? आखिर उन्हें आपके साथ रहने में क्या परेशानी है? आप तो उन्हें बिल्कुल पलकों पर बिठा कर रखती है। आखिर उन्हें आप लोगों से अलग होने की क्या सूझी? पल्लवी अपनी मम्मी की बात सुनकर एकदम से तमतमा कर बोली। पल्लवी बेटा, उसे हमारे अंदर कोई ना कोई कमी जरूर लग रही होगी, नहीं तो वो क्यों हम लोगों से अलग होने के बारे में सोचती? अब तुम खुद को ही देख लो ना, अपने सास ससुर के इकलौते बेटा बहू हो तुम लोग।
लेकिन समधी जी और समधन जी को बुढ़ापे में 2 रोटी खिलाने वाला कोई उनके साथ नहीं है। बेचारी समधन जी इस बुढ़ापे में भी खुद ही रोटियां सेक कर खा रही है और समधी जी को भी खिला रही है। मुझे तो उन लोगों के अंदर कोई बुराई नजर नहीं आती, लेकिन तुम्हें तो उन दोनों का स्वभाव बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। बेचारी समधन जी भी तो तुम्हें पलकों पर बिठा कर रखती थी। अब जब तुम अपने सास ससुर के साथ ऐसा कर सकती हो, तो तुम्हारी भाभी हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं कर सकती? हो तो तुम सब एक ही जनरेशन के चट्टे बट्टे, पता नहीं इस जमाने का क्या होगा। सुनैना जी ने फिर से लंबी सांस भरते हुए कहा, देखिए मम्मी, मेरी सासू माँ की तो आप बात ही मत करिए। उनकी हर समय नुक्स निकालने की आदत, और साथ में ससुर जी की हर बात में रोका टोकी, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ये सब बर्दाश्त के बाहर हो गया था, इसलिए मैंने ये कदम उठाया। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि आप और पापा तो भाभी के साथ ऐसा नहीं करते होंगे, तो फिर भाभी को क्या समस्या हो गई? पल्लवी अपने बारे में सुनकर सुनैना जी से चिढ़कर बोली, अब बेटा, किसी को क्या कहा जा सकता है। अंजलि को भी वैसे ही कोई बुराई हमारे अंदर नजर आ रही हो, जैसे तुम्हें अपने सास ससुर के अंदर नजर आती है। जब नई नई बहू घर में ब्याह कर आएगी तो उसे इस घर के संस्कार और कायदे कानून सिखाने के लिए समझाना तो पड़ेगा ही। अब आजकल के बच्चे उसे टोका टाकी समझ ले तो आखिर उनकी बुद्धि को क्या कहा जाए। हमारे जमाने में तो सास लोग जब देखो तब हर बात में ताना कशी करती रहती थी, लेकिन हम लोग उनके सामने जुबान भी नहीं खोल सकते थे। बहुत हुआ तो चुपचाप कोने में जाकर आंसू पोंछ लिए, क्योंकि अगर रोते हुए देख लिया तो और भी आफत। लेकिन आजकल सासें अगर जरा सा टोक भी दे ना बहुओं को, तो बहुएं तुरंत तुनक कर उनसे अलग होने का फैसला ले लेती है, और साथ ही उनके जिगर के टुकड़े बेटे को भी मजबूर कर देती है अलग रहने के लिए। अब तुम ही देख लो खुद को, आकाश दामाद जी को तुमने साम दाम दंड भेद सब तरीके से मजबूर कर ही दिया अलग रहने के लिए, जबकि वो बेचारे कितने सीधे और सरल स्वभाव के हैं, अपने माँ बाप के इकलौते बेटे। मेरे लिए तो कम से कम दिल का गुबार निकालने के लिए तुम हो, मगर समधन जी अपने दिल का दर्द किसके साथ बांटे? उन्हें तो भगवान ने बेटी भी नहीं दी। ये कहते कहते सुनैना जी अपनी समधन जी के दिल का दर्द महसूस करके करा उठी। कितना बुरा लगता है जब बेटा बहू अपनी आंखों के सामने ही अलग होकर रसोई बनाने लगे। सॉरी मम्मी, आज जब अपनी माँ पर बीत रही है तब सुनकर सचमुच बहुत बुरा लग रहा है। कितना बुरा लगेगा जब कभी मैं वहाँ पर आऊंगी तो भाभी को अलग रसोई में खाना बनाते देखकर, और फिर भैया भी हमसे उतने प्यार से नहीं बोलेंगे। पल्लवी के मुंह से सिसकारी निकल पड़ी। यही बात तो मैं तुम्हें हमेशा समझाने की कोशिश करती हूँ कि आज जो कुछ तुम अपने सास ससुर के साथ कर रही हो, कल को वही तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ करेंगे, क्योंकि बच्चों को संस्कार तो माँ बाप से ही मिलते हैं। फिर ये तो सच है कि जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। सुनैना जी सचमुच आज बहुत ज्यादा दुखी नजर आ रही थी। मम्मी, मैं आज और अभी ही मम्मी जी और पापा जी से माफी मांग लूंगी, और साथ में आकाश जी से भी, क्योंकि मैंने उन्हें जबरदस्ती रसोई अलग करने के लिए मजबूर किया था। मम्मी जी पापा जी बहुत अच्छे हैं, मुझे जरूर माफ कर देंगे, और भगवान करे कि भाभी को भी कोई इसी तरह सद्बुद्धि देने वाला मिल जाए। आप चिंता मत करिए, मैं जल्दी ही वहाँ आऊंगी और भाभी को समझाऊंगी कि मम्मी सचमुच में बहुत अच्छी है। प्लीज उन्हें बुढ़ापे में अलग रोटी सेकने के लिए मजबूर मत करो। अब तो पल्लवी जैसे रोने को हो गई, क्योंकि आज उसे सचमुच में बहुत बुरा लग रहा था। जो उसने अपने सास ससुर के साथ किया आज उसकी वही दोहरा रही है, और वो कुछ नहीं कर पा रही है। कल को उसके बच्चे भी उसके साथ यही करेंगे। लेकिन कम से कम इस परिस्थिति से सीख लेकर वो अपने सास ससुर के साथ फिर से अच्छा व्यवहार कर सकती है।
क्योंकि मम्मी जी पापा जी ने हमेशा ही उसे कुछ सिखाने का प्रयास किया, लेकिन वो उनकी सीख को टोकने का नाम देकर हमेशा चिढ़ती थी। अब ये गलती वो बिल्कुल भी नहीं करेगी, क्योंकि मम्मी पापा से अलग होकर आकाश भी बहुत मायूस रहने लगे थे। भगवान करे ऐसा ही हो, तुम्हारी भाभी को भी कोई सीख देने वाला मिल जाए। और हाँ, तुम्हारे सास ससुर तो सचमुच बहुत दिलवाले हैं, क्योंकि उन्होंने आज तक तुम्हारी किसी भी गलती का उल्हाना हम लोगों को नहीं दिया। नहीं तो और कोई होता तो हम लोगों को तुम्हारी गलतियों को सुनाने में कोई भी कसर नहीं रखता, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी जुबान नहीं खोली। इतना कहकर सुनैना जी ने बहुत ही दुखी मन से फोन रख दिया और इधर पल्लवी अपने सास ससुर से माफी मांगने के लिए चल पड़ी। मम्मी जी पापा जी, आप लोग मुझे माफ कर दीजिए। मैंने सचमुच में बहुत बड़ी गलती की है, जो आपको आपके बेटे से अलग कर दिया, लेकिन अब मैं अपनी गलती सुधारूंगी। जो मैंने किया आज वही मेरे मम्मी पापा के साथ हो रहा है, लेकिन इसी बहाने भगवान ने आज मेरी आंखें खोल दी। आज से मैं पुरानी रसोई में ही सबके लिए एक साथ खाना बनाऊंगी, और अगर मुझसे कोई भूल चूक हो तो बेझिझक मुझे समझा दीजिएगा। मैं बिल्कुल भी बुरा नहीं मानूंगी। पल्लवी अपनी सास के गले लगकर एकदम से फफक पड़ी। कोई खास बात हो गई क्या, जो इतना परेशान लग रही हो? किसी ने तुमसे कुछ कहा है क्या? ससुर जी ने अपना चश्मा ठीक करते हुए कहा। हाँ पापा जी, आज सचमुच मेरी आंखों पर पड़ा पर्दा हमेशा के लिए हट गया। मैंने सचमुच बहुत बड़ी गलती कर दी थी। पल्लवी ने सारी बातें अपनी सास को बता दी। कोई बात नहीं बेटा, अगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। और हाँ, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी भाभी को मैं समझाऊंगी, देखना वो मेरा कहना जरूर मानेगी। पल्लवी की सास उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली। ये सुनकर पल्लवी बहुत खुश हो गई। थैंक यू मम्मी जी, आज उस घर में फिर से खुशियाँ नजर आने लगी।